हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 15 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप सभी को पता है जनवरी की जो पेंडिंग वीडियोस थी बस वो कंप्लीट ही होने वाली हैं। इसके बाद एक और वीडियो बचेगी, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन मिथ। ये एक बुक है, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये बुक लिखी किसने है? तो इस बुक को लिखा है S.Y. कुरैशी ने। किसने? S.Y. कुरैशी। ये देख लीजिए, ये है आपकी बुक द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। बुक को लिखा गया है फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर S.Y. कुरैशी द्वारा। S.Y. कुरैशी भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है द पॉपुलेशन मिथ। इसमें हमेशा कहा जाता है ना कि जनसंख्या जो है मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है, तो उस बुक पे मतलब कि उस डिस्कशन पे आधारित है ये बुक। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा हार्पर कॉलिंस इंडिया। तो आप देखिएगा द पॉपुलेशन मिथ, बुक को लिखा है S.Y. कुरैशी ने, जो कि इंडिया के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं 2010 से लेकर 2012 के बीच में। इलेक्शन कमीशन की बात कही है तो बात कर लेते हैं भारत के चुनाव आयोग की। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक बॉडी है। आर्टिकल 324 के तहत इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी, जिस दिन नेशनल वोटर्स डे होता है 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। फर्स्ट महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो वी रामा देवी। वर्तमान में इंडिया के 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उसमें इंग्लिश टीचर्स के लिए टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है मनीष सिसोदिया। ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें इंग्लिश टीचर्स के लिए टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये जो टेसोल है इसका फुल फॉर्म क्या है? टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेज, यानी अन्य भाषाएं बोलने वाले को इंग्लिश सिखाना। ये टेसोल प्रोग्राम US एकेडमी का जो रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस है दिल्ली में, वहीं पर टेसोल प्रोग्राम रन किया जाएगा। तो आप देखिएगा दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इंग्लिश टीचर्स के लिए। दिल्ली बहुत चर्चा में रहता है, तो आप याद रखिएगा इंडिया की कैपिटल दिल्ली कब बना था? 1911 में। उससे पहले कोलकाता था इसकी कैपिटल। बाद में 1991 में यानी 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, यानी संविधान संशोधन, जिसके तहत आर्टिकल 239AA ऐड किया गया और दिल्ली को स्पेशल पावर्स दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने रिसेंटली 2021 से लेकर 2026 के लिए न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है। आपको बताना है जो ये भारत की नई व्यापार नीति है, विदेशी व्यापार नीति, ये कब से इफेक्ट में आ जाएगी? तो 1 अप्रैल 2021 से इंडिया की न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इफेक्ट में आ जाएगी। किसने कहा है? पीयूष गोयल, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। इन्होंने कहा है जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2021 से लेकर 2026 तक के लिए, वो अभी फॉर्मुलेशन में है। 1 अप्रैल 2021 से वो इफेक्ट में आ जाएगी। अगले 5 वर्षों के लिए इंटरनेशनल ट्रेड का लीडर बनाने के लिए ये फॉरेन पॉलिसी जो है प्रिपेयर की जा रही है। एक तरह से इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 2024-25 तक। तो आप देखिएगा न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 को इफेक्ट में आ जाएगी। इस समय मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैम्बू एंटरप्रेन्योरशिप एंड बैम्बू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा किस इंडियन स्टेट या फिर यूटी के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो NEC-BDC नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल ने रिसेंटली जम्मू कश्मीर के साथ पार्टनरशिप की है बैम्बू एंटरप्रेन्योरशिप एंड बैम्बू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ये देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया गया है बैम्बू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो आप सभी को पता है कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर में बैम्बू प्लांटेशन शुरू कर दिया गया है। तो बैम्बू सेक्टर की ग्रोथ के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और NEC-BDC के बीच में एक MOU साइन हुआ है। PM मोदी ने जम्मू कश्मीर में, आपको याद ही होगा, एक मिशन लॉन्च किया था, हर मेड़ पर पेड़। ये खास करके बैम्बू को ओरिएंटेड था। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो ये मैप में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। मनोज सिन्हा यहाँ के 2nd लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आपको पता ही होगा। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया की फिजिसिस्ट
रोहिणी गोडबोले को रिसेंटली किस कंट्री द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है फ्रांस द्वारा। फ्रांस ने रिसेंटली रोहिणी गोडबोले, ये देख लीजिए, ये हैं रोहिणी गोडबोले, आईआईएससी बेंगलुरु में हाई एनर्जी फिजिक्स पढ़ाती हैं रोहिणी गोडबोले, 68 ईयर की हैं। इनको रिसेंटली फ्रांस के ऑर्डर नेशनल डू मेरिट यानी ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है, इतना याद रखिएगा। फ्रांस का ऑनर है ऑर्डर नेशनल डू मेरिट अवार्ड, या फिर इसको ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। रोशनी गोडबोले को सम्मानित किया गया है फ्रेंच रिपब्लिक द्वारा। मैं आपको बता दूं, फ्रेंच रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने सम्मानित किया है। रोहिणी गोडबोले कहाँ से बिलोंग करती हैं? मुंबई से, हालांकि पढ़ाती हैं आईआईएससी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल रिसेंटली नुब्रा वैली में सेलिब्रेट किया गया है। आपको बताना है नुब्रा वैली कहाँ स्थित है? तो नुब्रा वैली स्थित है लद्दाख में, ये देख लीजिए। रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल यानी बर्फ़ पे चढ़ने का त्यौहार नुब्रा वैली में सेलिब्रेट किया गया। 7 दिनों तक ये नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। आइस क्लाइंबिंग एक एडवेंचरस गेम है, इसको नुब्रा वैली में ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल है, आप याद देखिएगा। नुब्रा वैली कहाँ है? लद्दाख में है, आपको ये भी याद रखना है। लद्दाख में टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह एंड कारगिल। नुब्रा आप जानते ही हैं बाल्टिस्तान, अक्साई चीन और तिब्बत के साथ बॉर्डर बनाती है, किसका? लद्दाख का। लद्दाख भी यूटी आपका कब बना था? 2019 में बना था, और 2 ही डिस्ट्रिक्ट है मैंने बताया आपको। हालांकि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर.के. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस स्पेस एजेंसी द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो रॉकेट H3 लॉन्च करेगा? रॉकेट H3 नेक्स्ट जनरेशन की ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी होगी। तो रिसेंटली जैक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि वो रॉकेट H3 लॉन्च करेगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी होगी। जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, इसने कहा है कि अपना फ्लैगशिप रॉकेट H3 कुछ समय में वो लॉन्च कर देगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। H3 एक तरह का रॉकेट है, जापानीज फिजिकल ईयर JFY 2020 में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब देखते हैं जापान का फिजिकल ईयर कब तक चलता है, कब तक समाप्त होता है। हालांकि इसको जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में सेटअप किया जाएगा, जो कि लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। तो पहली बार इतना हैवी कोई रॉकेट होगा जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सेटअप किया जाएगा। एक्यूरेट बताऊँ तो मैं 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसको जियो स्टेशनरी इसलिए कहते हैं कि इसमें जो भी सैटेलाइट होते हैं वो पृथ्वी से आपको एक ही जगह पे दिखाई पड़ते हैं, यानी एक टाइम पे एक ही जगह पे रहते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर ये कक्षा होती है। जापान की जाक्सा ने अनाउंस किया है, तो जाक्सा विषय में जान लेते हैं। टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? हिरोशी यामाकावा। जापान की जो जाक्सा है उसकी स्थापना हुई थी 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन कुछ समय में ही किस स्टेट के 100 डेज इन हेवन रियलिटी शो को होस्ट करेंगे? तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 100 डेज इन हेवन रियलिटी शो ऑर्गेनाइज किया है, जिसको अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे। अभी तक कुछ दिन तो गुजारिए, गुजरात में ऐसा था ना एक प्रमोशन कैंपेन, उसको अमिताभ बच्चन होस्ट करते थे। अब 100 डेज इन हेवन इसको होस्ट करेंगे ताकि उत्तराखंड में टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा कुछ समय पहले ही 100 डेज इन हेवन रियलिटी शो का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसको अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो उत्तराखंड में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन 100 डेज इन हेवन रियलिटी शो को होस्ट करेंगे, आप इतना याद रखिएगा। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो उत्तराखंड में ही है। पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क और 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड में ही इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क है, और उसके अलावा इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर्स पार्क भी उत्तराखंड में ही ओपन किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन रिसीव करने वाले इंडिया के फर्स्ट पर्सन कौन बने हैं? यानी इंडिया में फर्स्ट पर्सन कौन है इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन रिसीव की है? तो एम्स न्यू दिल्ली में मनीष कुमार जी हैं, एक हेल्थ वर्कर हैं मनीष कुमार। ये इंडिया में फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन रिसीव की है। ये देख लीजिए, ये हैं मनीष कुमार। इनको ये मैम जो है कोविड-19 वैक्सीन यानी टीकाकरण कर रही हैं। तो मनीष कुमार इंडिया के फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी की उपस्थिति में ये कोविड-19 टीका लिया है। उसके बाद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी लिया। तो अपने आप में ही बड़ी हिम्मत चाहिए, मतलब कि एक तरह से वैक्सीन को खुद पर टेस्ट करवा रहे हैं मनीष कुमार, इंडिया के फर्स्ट पर्सन
गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली कितने LCA तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करने का अप्रूवल दे दिया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 83 कितने 83 तेजस एयरक्राफ्ट खरीदने की अनुमति दे दी है। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 83, जिसमें से आपके 73 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 10 हैं आपके ट्रेनर एयरक्राफ्ट, तो 83 LCA तेजस मार्क 1A को परचेस करने की अनुमति दे दी है। टोटल अप्रूवल दिया गया है 48,000 करोड़ का। कितने का? 48,000 करोड़। ये डाटा याद रखिएगा, 48,000 करोड़, जिसमें से सिर्फ जो आपके फाइटर क्राफ्ट्स हैं उनकी कीमत ये है, बाकी उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा उसके लिए अलग से ये फंड दिया गया है। हालांकि 48,000 करोड़ याद रखिएगा, ये दिए गए हैं 83 फाइटर जेट्स के लिए, जो कि तेजस की बात की जा रही है। तेजस 4th प्लस जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, इंडिया में ही HAL द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो फर्स्ट बाई कैटेगरी का ये प्रोक्योरमेंट है, जिसमें 50% से ऊपर मटेरियल इंडिजिनस है। और कहने की बात करें तो तेजस पूरा का पूरा इंडिजिनस है, तो अपने आप में ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव या फिर फेस्टिवल रिसेंटली किस इंडियन स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया? तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव यूपी में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? यूपी में। ये देख लीजिए, रिसेंटली यूपी के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने झांसी डिस्ट्रिक्ट जो यूपी की है बुंदेलखंड रीजन में, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी महोत्सव का इनॉग्रेशन किया। ये मोदी ने कहा कि डिफरेंट क्रॉप्स का कल्टीवेशन करने से हमारी जो मृदा होती है यानी सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। तो रिसेंटली स्ट्रॉबेरी महोत्सव यूपी के झांसी में इनॉग्रेट किया गया है पीएम नहीं CM योगी आदित्यनाथ द्वारा, जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए, बुंदेलखंड का फेमस त्यौहार है या फिर फेस्टिवल है स्ट्रॉबेरी महोत्सव। ये है आपका यूपी, यहाँ पे आता है आपका बुंदेलखंड रीजन, झांसी वाला एरिया। कैपिटल आपने देख लिया लखनऊ। CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी के विषय में याद रखिएगा एक बात, इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी कहाँ बनी थी? यूपी में ही बनी थी। इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी में ही बनी थी। यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIC ने किसके साथ मिलकर कोलैब कैड सॉफ्टवेयर को ज्वाइंटली लॉन्च किया है? तो कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE ने NIC के साथ मिलकर कोलैब कैड सॉफ्टवेयर को ज्वाइंटली लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पज़ ये है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है उसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट जगाना। तो आपको पता ही होगा 3D प्रिंटिंग वो कोलैब कैड सॉफ्टवेयर के जरिए आसान की जाएगी, जिसको लॉन्च किया है CBSE ने NIC के साथ मिलकर। तो कोलैब कैड सॉफ्टवेयर CBSE का सॉफ्टवेयर है, आपको याद रखना है। ग्राफिक डिजाइनिंग का इंटरेस्ट जगाने के लिए स्टूडेंट में कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है CBSE और NIC ने साथ मिलकर। CBSE की बात करें 1962 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मनोज आहूजा कुछ समय पहले ही इसके चेयरपर्सन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेगुलेटेड या फिर अनरेगुलेटेड प्लेयर्स हैं उनकी डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए 6 मेंबर पैनल बनाया है। जैसे HDFC इस समय डिजिटली बहुत लैंड कर रहा है, या फिर जो नॉन बैंकिंग कंपनीज़ हैं वो पता नहीं क्या कोई 500 रुपये भी लोन दे रहा है, तो उसको चेक करने के लिए RBI ने रिसेंटली 6 मेंबर पैनल बनाया है। आपको पता है 6 मेंबर पैनल के हेड कौन होंगे? तो जयंत कुमार दास इस 6 मेंबर पैनल के हेड होंगे। रिसेंटली RBI ने 6 मेंबर पैनल बनाया है ताकि रेगुलेटेड या फिर अनरेगुलेटेड प्लेयर्स द्वारा जो डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उनकी स्टडी की जाए। तो 6 मेंबर पैनल ये बनाया गया है डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ को हेड करने के लिए। इसके हेड कौन होंगे? जयंत कुमार दास। तो 6 मेंबर जो कमेटी है उसके हेड होंगे जयंत कुमार दास। डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ को स्टडी करेगा ये पैनल, आप देखिएगा। इसमें RBI से 4 मेंबर होंगे और 2 मेंबर होंगे बाहर से। जयंत कुमार दास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI में। ये जो पैनल है अगले 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। तो जयंत कुमार दास रिसेंटली RBI ने जो पैनल बनाया है 6 मेंबर का उसके हेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस इंडियन बैंक द्वारा नियो जो कि एक फिनटेक कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप की गई है ताकि MSME वर्कर्स को प्रीपेड कार्ड इशू किया जा सकें? तो रिसेंटली ICICI बैंक ने ICICI बैंक ने नियो के साथ पार्टनरशिप की है। किसके साथ? नियो के साथ पार्टनरशिप की है ताकि MSME वर्कर्स को प्रीपेड कार्ड प्रोवाइड किया जा सके। MSME क्या करेगा? MSME जो है वीज़ा पावर्ड जो कार्ड हैं ICICI बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड वो प्रोवाइड करेगा अपने वर्कर्स को। तो ICICI बैंक ने नियो के साथ पार्टनरशिप की है MSME वर्कर्स को प्रीपेड कार्ड प्रोवाइड करने के लिए। इसमें क्या होगा कि देखिए, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन 1 लाख तक का
अमाउंट इससे निकाल सकता है कार्ड होल्डर। और उसके अलावा मेनली ये ब्लू कॉलर जो वर्क फोर्स होते हैं उनको डिजिटल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो जो लेबर कम्युनिटी होती है मोस्टली उसको ब्लू कॉलर कहते हैं, और जो ये IT फर्म्स वगैरह में जॉब करते हैं उनको वाइट कॉलर जॉब कहते हैं। तो याद रखिएगा, ICICI बैंक ने नियो फिनटेक के साथ पार्टनरशिप की है MSME वर्कर्स को प्रीपेड कार्ड प्रोवाइड करने के लिए। ICICI बैंक की बात करें, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जून 1944 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और CEO कौन है? संदीप बख्शी। यह क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली द्वारा रिसेंटली अपना इंडिया बिजनेस हेड किसे नामित किया गया है? तो मॉर्गन स्टैनली ने संजय शाह को इंडिया बिजनेस हेड के तौर पे अपॉइंट किया है। ये देख लीजिए, ये हैं संजय शाह, इनको मॉर्गन स्टैनली द्वारा इंडिया में बिजनेस हेड के तौर पे अपॉइंट किया गया है। संजय शाह काफ़ी समय से मॉर्गन स्टैनली के साथ काम कर रहे थे, अब इंडिया में ये मॉर्गन स्टैनली के बिजनेस हेड होंगे। इंडिया में जो अभी तक हेड थे समर्थ जगनानी, इंडिया में मॉर्गन स्टैनली के जो बिजनेस हेड थे समर्थ जगनानी, उनको ग्लोबल कैपिटल मार्केट का हेड बना दिया है मॉर्गन स्टैनली ने। तो दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। मॉर्गन स्टैनली के ग्लोबल कैपिटल मार्केट का हेड कौन बने हैं? समर्थ जगनानी। और मॉर्गन स्टैनली के इंडिया बिजनेस हेड कौन बने हैं? संजय शाह। दोनों का नाम याद रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो अमेरिका की मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, जेम्स पी गोरमन इसके CEO हैं, और 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन है, मनीष चौहान रिसेंटली किस कंट्री में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं? तो मनीष चौहान पोर्चुगल में यानी पुर्तगाल में इंडिया के नए अम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। ये देख लीजिए, ये हैं मनीष चौहान, ये पोर्चुगल में इंडिया के नए अम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। मनीष चौहान 1994 बैच के IFS ऑफिसर हैं, अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। देखिए, मनीष चौहान पोर्चुगल में, और कुछ समय पहले ही VK पॉल सोमालिया में इंडिया के अम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। दोनों का नाम याद रखिएगा, मनीष चौहान पोर्चुगल में, और जो VK पॉल हैं वो सोमालिया में इंडिया के अम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। पोर्चुगल की बात करें तो लिस्बन इसकी कैपिटल है, करेंसी क्या है? यूरो, और प्रेसिडेंट कौन है? मार्केरो रबेलो डी सोसा, कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए हैं। यह क्वेश्चन है, डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? तो 3rd एडिशन रिसेंटली जारी हुआ है डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 का, इसमें इंडिया की रैंक है 4th। देखिए, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के आधार पर ये डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड बनाया जाता है, इसमें इंडिया की रैंक आई है 4th, और ये 3rd एडिशन है डिजिटल इवोल्यूशन कार्ड का। ये देख लीजिए, रिसेंटली डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 रिलीज़ किया गया है, इसमें इंडिया की रैंक आई है 4th इन टर्म्स ऑफ ब्रेकआउट इकोनॉमीज़। ब्रेकआउट इकोनॉमीज़ वो होती हैं जो अपने यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए प्रायोरिटाइज करती हैं, यानी कि मोबाइल इंटरनेट एक्सेस जो है बेहतर हो सके। इसमें इंडिया की रैंक आई है 4th। तो आप देखिएगा, ब्रेकआउट इकोनॉमी में इंडिया 4th प्लेस पे है एज पर डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड। अच्छा, टॉप किसने किया है ब्रेकआउट इकोनॉमी लिस्ट को? तो चाइना ने टॉप किया है, यानी कि चाइना ने इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए सबसे बेहतरीन काम किया है, और इंडिया इस मामले में 4th प्लेस पे है। तो आप देखिएगा, डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड इसका 3rd एडिशन रिलीज हुआ है, जिसमें ब्रेकआउट इकोनॉमी लिस्ट में इंडिया 4th प्लेस पे है। मास्टर कार्ड के साथ मिलकर इस डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड को कौन जारी करता है? टफ्ट यूनिवर्सिटी और फ्लेचर स्कूल। मास्टर कार्ड की बात करें तो 1966 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और माइकल मीबैग इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MG रामचंद्रन, रिसेंटली इनको अपनी 104 यानी 104th बर्थ एनिवर्सरी पर याद किया गया है। ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे? तो MG रामचंद्रन, इन्होंने AIDMK ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इस पार्टी की स्थापना की थी। MG रामचंद्रन फुल फॉर्म क्या था? तो फुल फॉर्म को आपको जानने की जरूरत नहीं है। MG रामचंद्रन, MGR भी कहते थे कई बार लोग इनको। ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे थे 1977 से लेकर 1987 तक, लगातार 2 वर्ष। तो AIDMK पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी 1972 में। रिसेंटली इनकी 104वीं यानी 104th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। मैं आपको बता दूं, MG रामचंद्रन जी 3rd चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फर्स्ट कौन से थे? फर्स्ट थे भारत रत्न सी राजगोपालाचारी, सेकंड थे के कामराज, और 3rd थे MG रामचंद्रन। इनको 1987 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। आर्मी का वेटरन डे होता है 14 जनवरी को। 14 जनवरी को ही इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल KM करियप्पा का
रिटायरमेंट हुआ था 14 जनवरी को, इसलिए उनकी याद में इंडियन आर्मी वेटरन्स डे मनाया जाता है। हालांकि आर्मी डे हमारा 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसी दिन इनको फील्ड मार्शल बनाया गया था। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।